हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार फिजिक्स वाला पर और मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में ना हम पढ़ाई लिखाई से हटकर एक खास मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि भाई हम सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ने में व्यस्त रहते हैं और यहीं से एक समस्या आ जाती है कि सर जी हम भूल जाते हैं चीज़ों को। तो देखो बेटा, जो बच्चे लगातार पढ़ते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं उनके लिए आज का जो सेशन है ना, आज की जो बात है वो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स की, कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिनको ध्यान में रखकर आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं ना उनको बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पहले बेटा एक बात समझ लो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बात को समझ लो। इस चीज़ का टेंशन कभी भी मत लिया करो कि मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, क्योंकि भूलना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, एक नेचर है। पर चुनौती वहाँ आ जाती है कि जब हम जो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं पढ़ने लिखने की दृष्टि से, उनको हम भूल जाते हैं और यही जो होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है। तो बेटा यहाँ इस चुनौती से निपटने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान दो और उस तरीके को समझो। तो बेटा यहाँ सबसे पहला तरीका जो है वो है कि नोट्स बनाना चाहिए। देखो, नोट्स का जो फ़ायदा है ना, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो पढ़ाई कर रहा है सीरियस वे में उसे पता होता है कि भाई नोट्स के बिना ना ना स्टडी हो पाती है और ना ही आप अपने टारगेटेड गोल तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको नोट्स होना ज़रूरी है और नोट्स इस काम में भी आते हैं कि आपकी पढ़ाई को आसान बना देते हैं। तो भाई आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, और उन्हीं के बेस से पढ़िए। अब जब बात नोट्स की आती है तो जहन में एक दिक्कत और आ जाती है, एक और उलझन आ जाती है कि सर जी नोट्स बनाएं कैसे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी के अंदर नोट्स आप कैसे बना सकते हैं। देखो बच्चा, हिंदी के अंदर यदि मान के चलो बात की जाए किसी कहानी की, ठीक है, कि भाई हम कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी का नोट्स कैसे बनेगा इस चीज़ को समझ लो। देखो, कहानी जब भी आप पढ़ें तो यहाँ लेखक का नाम जरूर लिख लें कि भाई लेखक कौन थे। ठीक है, और फिर इस बात को ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रश्नोत्तर किस तरीके के आने वाले हैं। और फिर यहाँ ना मुख्य थीम लिखें। क्या? मुख्य थीम या मुख्य बात। ठीक है, मुख्य विषय क्या है इस बात को ज़रा समझ लो। जैसे कहानी है 10th CBSE में जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। अब ये पूरी की पूरी कहानी किस बात पर आधारित है? ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये बताती है कि किस तरीके से आजकल के लोगों में देश प्रेम की भावना घट रही है, पर हमारे बच्चों ने देश प्रेम की भावना को संभाले रखा है। ये कहानी इतनी सी बात को बताती है। अब इस कहानी का नोट्स कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ये समझ लो, जहाँ कहानी है, जहाँ कहानी लिखा है वहाँ आपको लिखना है भाई टाइटल देना है। फिर किसने कहानी लिखी तो वहाँ आपको बताना है कि भाई स्वयं प्रकाश जी ने कहानी लिखी है। फिर जब मुख्य विषय की बात आ जाए तो आपको लिखना है कि भाई देश प्रेम की भावना को व्यक्त करती है। किसकी? देश प्रेम की भावना। ठीक है, फिर आगे ये तो हुआ मेन थीम, और इसी मेन थीम को बहुत चंद शब्दों में कि भाई एक जो फेरी वाला होता है, चश्मा वाला, ठीक है, वो चश्मे बेचता है, मूर्ति पर चश्मे बदलते रहता है, और इस बात से आश्चर्य होता है हालदार साहब को। और जब हालदार साहब बार बार मूर्ति पर चश्मे बदलते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये क्या बला है। तो ये कहानी का बहुत छोटा सा रूप है, बहुत छोटी सी थीम है। ठीक है, उस सारी थीम को आपको यहाँ लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है, जितना छोटा लिख सकें उतना छोटा लिखिए, पर ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि छोटा लिखने के चक्कर में कहानी का कोई पार्ट मिस ना हो जाए। चाहे कहानी के मुख्य अंशों को आप पॉइंट में लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसा पॉइंट बना बना के ऐसी सारी कहानी लिख लीजिए। अब बेटा जब इतना काम हो जाएगा तो लगभग लगभग सारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी के अंदर मुख्य बात यह होती है कि पाठ में क्या दिया गया है। अगर पाठ आप अच्छे तरीके से समझ गए तो प्रश्नोत्तर आप अच्छे तरीके से समझ ही जाते हैं, आप सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तरीका हमने सीखा कि कैसे हिंदी के अंदर नोट्स बनाए। ठीक है, अब यहाँ बेटा एक चीज़ याद रखो कि ये तो हिंदी का विषय था, इसलिए इस तरीके से नोट्स बनाना था। अलग अलग विषयों में नोट्स बनाने की जो कला है वो अलग अलग तरीके की होती है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ बेटा ये तो हिंदी का विषय था तो यहाँ हमने हिंदी को समझा। ठीक है, नोट्स बनाने की जो क्रिया है, जो कला है, वो हिंदी के लिए इस तरीके की हो सकती है। आगे बात करते हैं कि भाई अगला कौन सा तरीका है। तो देखो बेटा, अगला तरीका है पेन या पेंसिल को लगातार यूज़ करना। अब यूज़ किस दृष्टि से करना है ये समझ लो। पेन और पेंसिल को हाथ में लेकर ऐसा खेलना नहीं है, उसका यूज़ भी करना है। कैसे यूज़ करना है? जैसे आप पढ़ रहे हैं,
आप पढ़ते पढ़ते किसी डेफिनेशन पर पहुंचे कि भैया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ऐसा अंडरलाइन कर लिया कि भैया संज्ञा किस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है, उस शब्द को अंडरलाइन कर लिया। फिर उसकी क्वालिटी को अंडरलाइन कर लिया कि भाई गुण क्या क्या हैं यहाँ, ठीक है, ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन करते गए। तो इस तरीके से क्या होगा कि भाई जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी उस पेज को आप पढ़ते हुए आपकी नज़र वहाँ जाएगी, तो आपको बिल्कुल सार समझ में आ जाएगा, बिल्कुल जो आप पढ़ना चाह रहे हैं। कम समय में जो ज़्यादा रिवीजन का की होता है वो यही होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप अंडरलाइन करते चलें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप टिक करते चलें, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है। अब बात करते हैं बेटा अगले तरीके की कि अगला तरीका कौन सा हो सकता है। तो देखो अगला तरीका है ग्रुप स्टडी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि भाई 4 दोस्तों का ग्रुप है और बैठकर चारों लोग एक ही विषय की चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, बैठकर एक दूसरे से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्त आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं और जो जिसको नहीं आता है वो चीज़ को बैठकर उस पर विचार कर रहे हैं। ये पढ़ने की दृष्टि से तो अच्छा है, पर ये अच्छा पर्सनैलिटी की दृष्टि से भी है कि 4 लोगों में बैठकर आप बात करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव भी होती है। पर बेटा इस सारी चीज़ का ना दूसरा पक्ष भी है। एक ग्रुप स्टडी का दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर आप जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल निश्चित नहीं है, यानी कि आप जो हैं, आपका जो टारगेट है, अगर आप उससे थोड़े भी भटके और आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ एक दिक्कत हो सकती है कि भाई कहीं की बात कहीं चली जाती है। देखो ये कैसे होता है कि भाई 4 दोस्त मिले, जब तक पढ़ रहे हैं जब तक तो ठीक है, पर थोड़े से भी भटक गए इन द सेंस किसी ने बात कर दी कि भाई फला पिक्चर आई है देखने चलें क्या, तो बस वहीं से जो है वो क्रिया भंग हो जाती है। तो अगर ग्रुप स्टडी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही संतुलित तरीके से करना है, केवल पढ़ाई के लिए करना है, घूमने घामने जाइए उसके लिए अलग टाइम निकालिए, पर पढ़ाई के टाइम पे किसी और चीज़ को तवज्जो मत दीजिए, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी जो है वो भी एक अच्छा तरीका है अपनी मेमोरी को बनाए रखने का, अपनी मेमोरी को बूस्ट करने का। अब बात करते हैं अगले तरीके की। तो भैया अगला तरीका है ब्रेक लेना। अब ये ब्रेक लेने की जो कला है ना, इसमें हमारे सारे बच्चे महारथी हैं कि भाई सर पढ़ लिया, भले ही 10 मिनट पढ़ें, पर पढ़ लिया सर बहुत अब समझ में नहीं आ रहा, अब तो ब्रेक लेना है। फिर किताब देखा, बोले अरे किताब देख ली अब बस का नहीं, अब फिर नहीं पढ़ना है। पर बेटा ब्रेक उस तरीके से नहीं लेना है। देखो होता क्या है, इस चीज़ को समझो, दिमाग एक ही तरीके का काम करते करते थक जाता है। तो ब्रेक लेने का अर्थ ये नहीं है कि पढ़ाई बंद कर देना है। 5 मिनट शांति से बैठिए, जो भी आपको करना है, ठीक है, जैसे आपको किसी को संगीत सुनने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है, तो इन सारी चीज़ों पर अलग से ध्यान दीजिए उस 5 मिनट के सेशन में, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए 20 मिनट पढ़ रहे हैं, तो 20 मिनट में से 3 मिनट तो आपका ध्यान जो है वो ब्रेक लेने में चला जाएगा। या ऐसे पढ़िए कि 20 मिनट आप पढ़िए, फिर 3 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 20 मिनट पढ़िए, फिर 3 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो इस तरीके से आपके दिमाग को थकान नहीं होगी और जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, जिस विषय को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस विषय में आपकी समझ जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि दिमाग जो है ना ब्रेक लेने के बाद और एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से काम करता है। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि समय समय पर, मतलब जैसे आप 1 आध घंटे पढ़ते हैं तो 5 मिनट या 7 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपके दिमाग की क्षमता कितनी है, उसके आधार पर आप ब्रेक लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये था ब्रेक लेने का मसला। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में, जो है रिवीजन। देखो कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर परत निशान। तो बेटा इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भाई रस्सी भी है जो वो पत्थर को काट देती है, बस उसको प्रैक्टिस लगातार करना चाहिए, यानी कि रिवीजन करते रहना चाहिए। तो यही बात है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे सबसे पहले हमने सीखा था नोट्स बनाना। नोट्स कैसे बनाना है, एक बार जब आपके नोट्स बन जाते हैं तब आप उन्हें वीकली या मंथली या 15 दिन में या रोज़ रिवाइज करते जाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसे रिवीजन करना है, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, चीज़ों को समझने का तरीका अलग होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कब रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन करिए, मगर रिवीजन को छोड़ना नहीं है। डे 1 से आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा बेटा, मेमोरी तो बूस्ट हो ही जाएगी, ठीक है, आप जो पढ़ेंगे उसे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको और अधिक पढ़ने की जो क्षमता है वो भी आपकी विकसित हो जाएगी, याद करने की जो क्षमता है वो भी दिमाग के अंदर विकसित हो जाएगी। तो बेटा यहाँ ना हमने कुछ ऐसे टेक्निक सीखे, कुछ ऐसे पॉइंट सीखे जिनके माध्यम से हम अपनी मेमोरी को बूस्ट करना चाहते हैं।
अब बेटा अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी जिज्ञासा है, कोई भी ऐसी क्वेरी है कि इस विषय पर को सर आप थोड़ा सा समझा दीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी सारी शंकाओं का, आपके सारे प्रश्नों का समाधान जो है वो हमारे द्वारा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।